80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर विचार करते समय यह स्वाभाविक है कि हम देश में स्वास्थ्य की कमी के जो कारण हैं और उनके निराकरण के लिए जो अपर्याप्त सुविधाएं हैं उनका विचार करें। भोजन, वस्त्र, निवास के पश्चात रोग की चिकित्सा की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी निरोग होंगे। यह कहकर उन्होंने इसी स्थिति की ओर संकेत किया था। आज तो इन बातों को कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, किंतु इस दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह संतोषजनक नहीं है और आज भी चिकित्सा की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। केवल गांवों में नहीं, नगरों में भी सर्वसाधारण के लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्राप्त करना अभी संभव नहीं हो सका है। यदि हम दिल्ली का ही विचार करें और केवल तपेदिक संबंधी आंकड़ों को देखें तो हमें पता लगेगा कि कम से कम दिल्ली में 25,000 मरीज ऐसे हैं जो तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अस्पतालों में केवल 1200 बिस्तरों की व्यवस्था है। कितनी कमी है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की राजधानी में भी जब हम ये सुविधाएं नहीं दे सके और इतना ही नहीं, जो तपेदिक से पीड़ित 25,000 रोगी हैं, हम उन्हें अलग भी नहीं कर सके। वे बस्तियों के बीच में रहते हैं और रोग को फैलाते हैं। उनको बिस्तर देना तो दूर रहा, उन्हें पृथक करने का काम भी नहीं किया जा सका और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में कितना करने के लिए कदम उठाया गया है, इसका हमें थोड़ा सा संकेत मिलता है। दिल्ली की जब मैंने चर्चा की तो एक बात और भी कह दूं कि दिल्ली में अनेक अस्पताल हैं, लेकिन उनकी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनका केंद्रीय सरकार से सीधा संबंध है, कुछ ऐसे हैं जिनको दिल्ली का प्रशासन चलाता है और कुछ दिल्ली नगर निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्था का केंद्रीकरण न होने के कारण इन अस्पतालों से दिल्ली की जनता को जो लाभ होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है। मैं यह आशा करूंगा कि इन सभी अस्पतालों का प्रबंध एक स्थान से हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में कैंसर के उपचार के लिए एक अस्पताल बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय,
रोग की चिकित्सा से भी अधिक महत्व जिस बात को दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिनमें कि रोग जन्म न ले। और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पहलू की ओर ध्यान देने में पूर्णतया असफल रहा है। बीमारी फैले और उसका निराकरण किया जाए यह तो आवश्यक है ही, मगर उससे भी महत्व की बात यह है कि बीमारियों को फैलने न दिया जाए। और इस दृष्टि से अभी तक स्वास्थ्य की समस्या पर विचार नहीं हुआ। हम डॉक्टरों की संख्या गिनते हैं जो कि देश की आबादी की तुलना में अभी पूरी नहीं है और कभी पूरी हो सकेगी। निकट भविष्य में ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। चिकित्सा की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। गांवों में डॉक्टर नहीं हैं, जो डॉक्टर हैं भी वे जाना नहीं चाहते। और इसलिए अगर हम रोगों की रोकथाम पर ही केवल ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि यह ऐसी दौड़ है जिसमें अपने सीमित साधनों को देखते हुए हमारी सरकार पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। इसलिए रोगों की रोकथाम के साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि रोग उत्पन्न न होने दिए जाएं। और इस दृष्टि से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें मिलावट को रोकना बहुत आवश्यक है। यहाँ केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में जिस तरह की मिलावट हो रही है खान पान की चीज़ों में, उसके बारे में वर्णन करने का यह समय नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है और वे वस्तुएं आहार के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। अब हम डॉक्टरों की कितनी भी संख्या बढ़ाएं, चिकित्सा की कितनी भी सुविधाएं क्यों न बढ़ाएं, लेकिन यदि खान पान की चीज़ों में मिलावट को नहीं रोक सकते, बीमारियों को फैलने से रोकना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। इस संबंध में जो गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का भार सरकार के ऊपर है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार की भी एक योजना का उल्लेख है जिसके अंतर्गत गांवों में पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ 3 और भी कार्यक्रम चलते हैं। एक समुदाय विकास ब्लॉक के अंतर्गत
पीने के पानी की व्यवस्था होती है। स्थानीय विकास कार्य भी चलते हैं। धन्यवाद।